नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे न्यू एज डिजिटल कॉमर्स से संबंधित। ओएनडीसी क्या है, बेसिक्स क्या है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का डेटा प्रोटेक्शन बिल के वापस लिए जाने से संबंधित। सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज से संबंधित इंडिया ने जो कमिटमेंट्स की हैं ना, वो क्या है और कंसर्न्स क्या है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रोमिसेस किए थे उससे कमिटमेंट किस प्रकार से अलग है और इससे इंडिया की जो पोजीशन है वो कैसे वीक होती है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई कॉमर्स में आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, आज का जो समय है ना वो ई कॉमर्स का है और इसमें ना बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना उन्होंने अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके रखी है, लेकिन जो छोटे दुकानदार है ना, छोटे सेलर्स, हमारे घरों के आसपास के वाले दुकानदार, वो ना ई कॉमर्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ओएनडीसी। ओएनडीसी का देखो पूरा नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मकसद ये है, ये इंश्योर करना कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना वो भी ई कॉमर्स का फ़ायदा उठा पाएं, यानी ई कॉमर्स हमारे देश में डेमोक्रेटाइज हो जाए। देखो, एक चीज़ तो आप भी मानोगे कि हमारे देश में ना पेमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति यानी रेवोल्यूशन आई है। आप गली में जाते हो, आइसक्रीम वेंडर से 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। आज से कुछ साल पहले ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इवन हम ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज करते थे तब भी कार्ड वगैरह से हमें पेमेंट करनी होती थी, लेकिन यूपीआई जब से हमारे देश में आया है ना तो पेमेंट सिस्टम में क्रांति आ गई है। ऐसी क्रांति तो अभी तक फिलहाल डेवलप कंट्रीज में भी नहीं आई है। आपके पास गूगल पे है और सामने वाले के पास में फ़ोन पे है, फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास पेटीएम है, सामने वाले के पास भारत पे है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। बीच में एक मीडिएटर का काम करता है यूपीआई। पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। तो अब देखो, सरकार चाहती है यही क्रांति अब ई कॉमर्स के सेक्टर में भी आनी चाहिए। ई कॉमर्स के सेक्टर में ना अभी देखो कुछ ही प्लेयर्स का बोलबाला है, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का। और अमेजोन की वेबसाइट आप ओपन करोगे ना, कुछ प्रोडक्ट आप सर्च मारोगे, उसमें भी आपको कुछ ही सेलर्स ऊपर ऊपर मिलेंगे। आपको अपने आस पड़ोस के सेलर्स तो मिलेंगे ही नहीं, कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो सर्च में सबसे ऊपर आएंगे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेलर्स हैं उनका तो नाम भी नहीं आता सर्च पेज में। सरकार ये चाहती है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो दुकानदार है, जो स्टोर वाला है, वो भी अपने प्रोडक्ट जो है वो डिजिटली बेच पाए। ऐसा कुछ प्रोविजन करना जरूरी है और इसी के लिए सरकार लेके आई है ओएनडीसी, ताकि ई कॉमर्स को भी हमारे देश में डेमोक्रेटाइज किया जा सके। मतलब हर एक पर्सन ई कॉमर्स को यूज कर सके, हर एक सेलर ई कॉमर्स को यूज कर सके, सेलर भी और बायर भी। देखो, अभी ना जो ई कॉमर्स है ना मेनली प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे। मान लीजिए महेश एक पर्सन है जो अमेजोन को यूज करता है। अमेजोन की जो एप्लीकेशन है उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है। और एक्स एक सेलर है यानी दुकानदार है जो यूपीएससी की बुक्स बेचता है। अब महेश जाएगा अमेजोन पे। अमेजोन क्या कर रहा है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। सेलर ने अपनी यूपीएससी की लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो अमेजोन पे रजिस्टर करके रखी है। महेश अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके वो बुक परचेज कर सकता है। सेलर वो बुक भेज देगा महेश के एड्रेस पे। तो अमेजोन ने क्या किया, होस्ट किया, जहां पे सेलर और बायर एक प्लेस पे आ गए। उसी प्रकार से रमेश एक पर्सन है। रमेश ने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है और वाई एक सेलर है जो यूपीएससी के नोट्स बेचता है, बुक्स नहीं नोट्स बेचता है। तो रमेश को ओनलीआईएस के नोट्स खरीदने हैं तो वो फ्लिपकार्ट पे आएगा, वाई सेलर ओनलीआईएस के नोट्स प्रोवाइड करता है तो रमेश वो नोट्स परचेज कर लेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हैं। लेकिन सपोज कीजिए कुछ ऐसा हो कि महेश अमेजोन की वेबसाइट पे आए और वाई सेलर जिसने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करवा के रखा है, अमेजोन पे नहीं करवा के रखा है,
बावजूद इसके महेश अमेजोन पर वाई सेलर के नोट्स परचेज कर सके यूपीएससी के। समझ रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं, वाई सेलर ने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करके रखा है, लेकिन महेश अमेजोन यूज करता है। लेकिन सोच के देखिए, कुछ ऐसा हो जाए कि महेश जो है वो वाई सेलर के नोट्स, जो ओनली के नोट्स बेचता है वाई सेलर, उसके नोट्स परचेज करके बिना फ्लिपकार्ट पे जाए अमेजोन पे ही। कैसे मुमकिन होगा? ये तब मुमकिन होगा जब दोनों वेबसाइट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों इस ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी हों। अगर दोनों इस नेटवर्क से जुड़ी होंगी ना, तो फिर अमेजोन की वेबसाइट पर कोई, अमेजोन के जो कस्टमर है ना, वो देखो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकेंगे बिना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाए, अमेजोन पर ही। कैसे पॉसिबल होगा? ओएनडीसी से, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये दोनों से कनेक्टेड है, अमेजोन से भी फ्लिपकार्ट से भी। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी ना, तो फिर कस्टमर को ना अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाने पर भी बाकी वो सारी जो वेबसाइट्स है ना, जो ओएनडीसी से कनेक्टेड है, उनके प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। मैं आपको और सिंपल वे में बता देता हूं। ये स्लाइड देखिए आप। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म एक्स है, जैसे अमेजोन है। अमेजोन पे ये 3 सेलर्स हैं, S1, S2 और S3, जो भी हैं ये S1, S2 हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म एक्स पर। और प्लेटफॉर्म वाई पर यानी फ्लिपकार्ट पर ये सेलर्स हैं S2, S3, S4। और प्लेटफॉर्म जेड पे ये 3 सेलर्स हैं S4, S5, S6। और भी 3 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म पी, ये भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम भी सामान बेचती है ना, स्नैपडील मान लीजिए। ये स्नैपडील के कंज्यूमर हैं C1, C2। ये प्लेटफॉर्म क्यू के कंज्यूमर है C2, C3, C4। और सबसे लास्ट में प्लेटफॉर्म आर के कंज्यूमर हैं C4, C5, C6। ये 6 के 6 प्लेटफॉर्म जो है ना, ओएनडीसी से कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो फिर क्या होगा? कंज्यूमर 6 जो प्लेटफॉर्म आर को यूज करता है, समझ गए? अब प्लेटफॉर्म आर को यूज करने वाला जो कंज्यूमर 6 है ना, वो S1 सेलर के प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है इसी प्लेटफॉर्म पर। और S1 जो सेलर है ना, उसने अपने आप को सिर्फ प्लेटफॉर्म एक्स पे यानी सिर्फ अमेजोन पे रजिस्टर करवा के रखा है। बीच में कड़ी का काम करेगा क्या? ओएनडीसी। जैसे अभी यूपीआई बीच में सबको जोड़ देता है ना, पेटीएम को, भारत पे को, फोन पे को, गूगल पे को, सबको, व्हाट्सएप को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यूपीआई। उसी प्रकार से ओएनडीसी सभी सेलर्स को और सभी कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी यूपीआई की सक्सेस को अब सरकार रेप्लिकेट करना चाहती है ई कॉमर्स के क्षेत्र में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि ये ओएनडीसी क्या कोई वेबसाइट होगी क्या? नहीं, ये वेबसाइट नहीं होगी। यूपीआई कोई वेबसाइट थोड़ी ना है। यूपीआई सीधा बैकडोर में काम करता है ना, उसी प्रकार से ओएनडीसी ये बैक चैनल में काम करेगा। नेटवर्क है जो आपस में कनेक्ट कर देगा। खुद अपने आप से ये कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा। कहीं आप सोचो सरकार अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगी, नहीं। एक नेटवर्क होगा जो विभिन्न ई कॉमर्स वेबसाइट्स को आपस में जोड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म के जो सेलर हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने सामान बेच सकेंगे, एक प्लेटफॉर्म का जो कंज्यूमर है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो सामान रजिस्टर्ड है उनको खरीद सकेंगे। तो ये नेटवर्क आपस में सबको जोड़ देगा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। और एक खास चीज, ई कॉमर्स में देखो, ये आपका ध्यान सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स पर जाता है, नहीं, लेकिन जैसे जोमेटो, स्विगी है, कोई लॉजिस्टिक है, आपको कोरियर करवाना है, मतलब सभी जो प्लेयर्स हैं ना, जो ऑनलाइन जिनकी सर्विसेज हम परचेज कर सकते हैं, वो सारे प्लेयर्स इस नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ओएनडीसी की बात करें तो देखो, ये सेल्फ सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल पर आधारित होगा ये नेटवर्क। और डे टू डे के ऑपरेशंस के लिए किसी के गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी शेयर होल्डर से या फिर मेंबर से। इस प्रकार से देखो, हमने ओएनडीसी के जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए। अब देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके ट्रायल पहले तो 5 सिटीज़ में चल रहे थे हमारे देश में, अब 18 सिटीज़ में चल रहे हैं। आर्टिकल में कहा जाता है जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, इस प्लेटफॉर्म के तहत जो ट्रांजैक्शंस है ना इंक्रीज होंगी। अब जाहिर तौर पर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जब होंगी तो डिस्प्यूट भी पैदा होंगे दुकानदार और कंज्यूमर के बीच में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है।
तो इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए ना ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की आवश्यकता है। ये एक ऐसा तरीका होगा जो मॉडर्न डे के हिसाब से है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइमली रेजोल्यूशन मिलेगा, लोगों का जो विश्वास है इंक्रीज होगा ई कॉमर्स पर कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिस्प्यूट भी होता है तो उसका समाधान भी हो जाएगा। देखो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ना मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले मैकेनिज्म्स है ना, सिर्फ वो नहीं आते। आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है, नई नई चीज़ें भी आती हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। जैसे देखो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं कम्युनिकेशन की आज के समय में, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ऑडियो वीडियो, इन सब का सहारा भी लिया जा सकता है कम्युनिकेशन करने के लिए शॉपकीपर और कंज्यूमर के द्वारा। या फिर देखो आज के समय में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने स्विगी जोमेटो यूज़ किया हो ना, काफ़ी बार आपने देखा होगा आपकी कोई शिकायत होती है, जैसे खाना अच्छा नहीं आया, क्वालिटी ठीक नहीं है, लीकेज है खाने में, तो आप ना कस्टमर चैट पे क्लिक करते हो और ना बहुत बार तो कंप्यूटर ही आपसे इंटरेक्ट करता है और आपका जो रिफंड है आपको वापस मिल जाता है। उनका देखो कोई ना कोई एल्गोरिथम होगा, वो पहले स्कैन करते होंगे कि इस कस्टमर ने कितनी बार रिफंड की गुजारिश की है। अगर रेयरली आपने की है तो इसका मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, आप बोल रहे हो कि खाने में लीकेज है, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सही है। एल्गोरिथम में उन्होंने ये भी फीड किया होगा कि कोई अगर बार बार इस प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहा है तो फाइनली फिर कॉल जाए कस्टमर केयर के पास में। तो मतलब ये जो सिस्टम है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि आप बोर्ड के साथ में इंटरेक्ट करते हो, बहुत सही है। अब सरकार भी देखो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को ज़्यादा तवज्जो देने लगी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे देश में जो पेमेंट ऐप्स है ना, उनको बोला गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ओडीआर को अडोप्ट करो कस्टमर्स के कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। जैसे गूगल पे आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपको शिकायत है कि ट्रांजैक्शन पहुंची नहीं और पैसा कट गया, तो वहाँ पे ये ओडीआर सिस्टम होगा डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए। तो पर्टिकुलर डिस्प्यूट आपकी तुरंत रिजोल्व हो जाएगी। ट्रैक कर सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट अभी किस स्टेज पे है, आपका जो ट्रस्ट है और ज़्यादा बढ़ेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर। हमारे देश में देखो जितना ज़्यादा ओडीआर का यूज़ होगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उतना ही कम लिटिगेशंस आएंगी कोर्ट के पास में। कोर्ट का काम जहां एक तरफ कम होगा, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स का जल्दी समाधान निकलेगा, सरकार में प्लेटफॉर्म्स पे ट्रस्ट इंक्रीज होगा कस्टमर का, ब्रांड लॉयल्टी बनेगी जो प्लेटफॉर्म इस प्रकार के सिस्टम को यूज़ करेगा, और ओवरऑल इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट जो है वो बड़ी होगी, इंडिया की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तो ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया ओएनडीसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के वापस लिए जाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वापस ले लिया। सोच के देखिए, काफ़ी समय से हम डिस्कस कर रहे थे ये बिल पास होगा, लेकिन अब ये बिल वापस लिया जा चुका है। सरकार ने तर्क ये दिया है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव बिल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। ये देखो, बोला गया है सरकार के द्वारा कि जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे और उससे संबंधित बिल पार्लियामेंट में फिर से प्रेजेंट करेंगे। अगर देखो इस बिल के बैकग्राउंड के बारे में हम जानें तो एपी शाम रिटायर्ड जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसने अक्टूबर 2012 में एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया था कैसे हमारे देश में प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इनके जो प्रपोजल्स हैं उसका कोई खास रिजल्ट निकला नहीं। बाद में आधार का केस आ गया कोर्ट में कि आधार वैलिड है या फिर नहीं है। इसके बाद कोर्ट में प्राइवेसी से संबंधित भी केस आ गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या फिर नहीं है। इस बीच देखो सरकार ने ना एक कमेटी गठित कर दी BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में जुलाई 2017 में कि वो रिकमेंडेशंस दे बिल कैसा होना चाहिए, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इसके बाद देखो इसी साल अगस्त में ना 9 जज की एक बेंच ने ना सर्वसहमति से ये बोला पुट्टास्वामी केस में कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन लिखी थी इस जजमेंट में,
उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो कमेटी गठित की है ना, BN श्रीकृष्णा, ये एक पॉजिटिव साइन है कि सरकार अब प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लागू करना चाहती है। दिसंबर 2019 में सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। बाद में ये जो बिल था, इसका ड्राफ्ट रेफर किया गया JPC को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें 30 MPs थे। अब देखो, इस कमेटी ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सेंड की, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कहा कि हम ये जो बिल है वापस ले रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फिर से लेके आएंगे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन राइटर ये बोलते हैं, JPC ने यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहीं भी ये नहीं रिकमेंड किया कि सरकार इस बिल को वापस ले ले। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वैसे तो सरकार बोलती है कि हम हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाना चाहते हैं, लेकिन जब देखो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट ही नहीं है, तो कैसे सरकार वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकेगी जो डिजिटल कंपनीज हैं उनका विश्वास सरकार में जगेगा। इकोसिस्टम जरूरी है। अगर डिजिटल कंपनीज का फलना फूलना, आप चाहते हो कि डिजिटल कंपनीज फले फूलें, लेकिन इतने सालों के बावजूद आप भी देख रहे होंगे कितने साल हो गए बात करते करते कि बिल आया है, प्रोविजन ये है, 6-7 बार तो हम ही बिल के प्रोविजंस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब बिल वापस लिया जा चुका है, फिर से नया बिल आएगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए। राइटर बोलते हैं, देखो अगर डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट बनता है, सरकार अच्छे से डेटा प्रोटेक्ट करेगी, तो यूजर्स का जो ट्रस्ट है ना कंपनीज के ऊपर और बढ़ेगा। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज, उनको इसलिए काम नहीं मिलता क्योंकि डेवलप कंट्रीज की जो कंपनीज है ना, काफ़ी उनको ये लगता है कि आप हमारा डेटा सुरक्षित नहीं रख सकोगे, डेटा बेच दोगे। लेकिन कानून होगा तो फिर वो कंपनीज भी इंडिया की कंपनीज पे विश्वास करने लगेंगी। अब सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, कुछ नया जो लॉ आए ना, उसमें फोकस किया जाए पर्सनल डेटा पर और नॉन पर्सनल डेटा को एक्सक्लूड किया जाए। पर्सनल डेटा जिससे आप एक इंडिविजुअल की पहचान कर सकते हैं, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, चैट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रोफाइल डिटेल्स। लेकिन नॉन पर्सनल डेटा, जैसे इस लोकेलिटी में इतने कैब यूजर्स हैं, नॉन पर्सनल डेटा शेयर किया जा सकता है। मतलब सरकार का फोकस होना चाहिए पर्सनल डेटा पर, इसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट, सरकार पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी जरूरी है कि वो इंडियन सर्विलियंस लॉज का ठीक से इस्तेमाल करे, मिसयूज ना करे सर्विलियंस लॉज का सिक्योरिटी के नाम पर डेटा कैप्चर करने के लिए और बाद में उसका मिसयूज करने के लिए। तो क्या किया जा सकता है, सिक्योरिटी एजेंसीज कम से कम डेटा कलेक्ट करें और कम से कम समय के लिए उसे स्टोर करके रखें। नेक्स्ट, देखो यूजर्स की कंसेंट पर ओवर रिलायंस नहीं करना चाहिए डेटा के इस्तेमाल के लिए या फिर डेटा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि यूजर्स एक तो समझ नहीं पाता लंबा लंबा एग्रीमेंट। जैसे आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, आई एग्री कर देते हैं हम, है ना, नहीं पढ़ते ना। तो यूजर की कंसेंट पर ज़्यादा ओवर रिलायंस नहीं करना है, ये दोनों के लिए हानिकारक है। एक तो देखो इंडिविजुअल्स भी परेशान होते हैं बार बार कंसेंट देना, दूसरा कंपनीज भी, उनके लिए कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज हो जाता है जब हर एक चीज़ के लिए जो कंसेंट है वो फिर से ली जाती है। जैसे यूरोपियन यूनियन का कानून जो है ना, उसमें ये बोला गया है कि बिजनेस फर्म्स के लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने में और हर एक स्टेप पर कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है यूजर्स की, एक ही समय में ली जा सकती हैं। नेक्स्ट, देखो नए लॉ के अनुसार जो डेटा रेगुलेटर बने ना डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएगी नए कानून के आने के बाद, वो ना क्लोजली काम करे RBI, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ट्राई, दूसरे सेक्टर के रेगुलेटर्स के साथ में, क्योंकि ये जो रेगुलेटर्स हैं ना, इनका ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है डेटा गवर्नेंस में। क्योंकि जैसे RBI है वो भी अभी डेटा से डील कर रहा है, पेमेंट एग्रीगेटर्स का डेटा, हर एक ट्राई भी टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित डेटा से डील कर रहा है। तो डेटा रेगुलेटर जो आए वो इन रेगुलेटर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके चले। लास्ट में है इनेबल क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। इसका मतलब देखो ये है, अभी सरकार ने ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि डेटा आप बाहर नहीं ले जा सकते। थोड़ा ना सरकार को इस पर लिबरल व्यू रखना है, क्योंकि अगर देखो आज का समय जो है ना ग्लोबलाइजेशन का समय है, मतलब अगर डेटा बाहर नहीं ले जा सकेंगी फर्म्स तो उनके लिए इंडिया में व्यापार करने में दिक्कत आएगी, इन्वेस्टमेंट में कटौती हो सकती है
और डेटा फ्लो जब होता है ना तो ग्लोबल जीडीपी, मतलब एक डेटा दिया जाता है कि 2016 में स्टडी हुई थी, ग्लोबल डेटा जो फ्लो हुआ ना इसने ग्लोबल जीडीपी में 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन दिया। तो कंक्लूजन में बोला जाता है कि आज देखो डिजिटाइजेशन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हर एक लाइफ में पर्सनल डेटा हम शेयर करते हैं हमारा, लेकिन लीगल वैक्यूम है, कोई कानून नहीं है, तो नुकसान है यूजर्स को भी, फर्म्स को भी, सरकार को भी। तो सरकार जल्दी से जल्दी डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाए, अब और डिले ना करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया की कमिटमेंट्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, तो इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत काफ़ी सारी कमिटमेंट्स की थी। जैसे देखो 2030 आते आते इंडिया में 2005 में जितना एमिशन था ना उसका 33 से 35% इंडिया कम कर देगा। 2030 आते आते 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना इंडिया में वो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से होगी। इसके तहत 2030 आते आते 2.5 से लेकर 3 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक इंडिया इस्टेब्लिश करेगा थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यह भी कहा गया था कि हर 5 साल बाद विभिन्न देशों को अपने जो ये टारगेट्स हैं ना वो अपडेट करने हैं। तो अब इंडिया ने भी अपने टारगेट्स जो हैं अपडेट किए हैं। अब इंडिया ने बोला है 2030 आते आते हम 2005 में इंडिया के जितना एमिशन होता था ना उससे 45% कम कर देंगे और 2030 आते आते 50% जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट होगी ना वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से होगी। तो इस प्रकार से इंडिया ने टारगेट्स अपडेट किए हैं। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, आपको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना नेगोशिएशन होती रहती है विभिन्न देशों के बीच, खास करके डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच, कि कौन कितना एमिशन कम करेगा, कौन कितना एक्शन लेगा क्लाइमेट चेंज के इश्यू पर। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का तर्क ये होता है कि आपने मेजोरली कंट्रीब्यूट किया है एमिशंस में, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक नहीं आया है, आपके यहाँ पे आया, आपने एमिशन किया है जिसका रिजल्ट है कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप ज़्यादा एक्शन लीजिए। इंडिया में चूंकि देखो जनसंख्या ज़्यादा है तो ओवरऑल एमिशन इंडिया में ज़्यादा होता है, बट चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है पर कैपिटा एमिशन अभी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। अब देखो एक दिक्कत ये है, प्रधानमंत्री मोदी ना यूके में गए थे क्लाइमेट चेंज का समिट अटेंड करने के लिए, तो उस पे ना उन्होंने काफ़ी सारे प्रोमिस किए थे, 5 प्रोमिस किए थे जिसको नाम दिया गया था पंचामृत। अब दिक्कत ये है प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ प्रोमिस ऐसे किए थे जैसे नेट जीरो कार्बन स्टेटस को अचीव करेंगे 2070 आते आते, 2030 आते आते 500 गीगावाट की हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन ना प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रोमिस किए थे ना उनमें से कुछ प्रोमिस फाइनली इंडिया ने जो कमिटमेंट की है ना एनडीसी में, नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट में, उसमें शामिल नहीं किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के प्रोमिस को। तो राइटर ये कहते हैं जब देखो इंडिया की तरफ से ऑफिशियली थोड़ी अलग कमिटमेंट्स करनी थी तो प्रधानमंत्री मोदी को फिर प्रोमिस नहीं करना चाहिए था क्लाइमेट चेंज से संबंधित समिट में, क्योंकि फर्दर जब इंडिया अब नेगोशिएशन करेगा ना डेवलप कंट्रीज के साथ में तो फिर इंडिया की जो पोजीशन है ना थोड़ी वीक दिखेगी। डेवलप कंट्री बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये वादा किया था, आपने नहीं निभाया, आपने जो कमिटमेंट अपडेट की उसमें प्रधानमंत्री मोदी का प्रोमिस नहीं था। तो इसलिए जब इस प्रकार की जब नेगोशिएशंस करनी हो ना तो इंडिया को अपनी जो कमिटमेंट है, जो प्रोमिस है, वो सोच समझ के जाहिर करना चाहिए इंडिया के इंटरेस्ट में, और क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी पिक्चर इंडिया को देखनी चाहिए जाहिर तौर पर। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।